तो जितेंद्र जी ने कहा उनसे कि राहुल गांधी जी आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और इतने सीनियर नेता को इतनी इमेच्योर बातें शोभा नहीं देती हैं। अब देखिए ये हिंदुस्तान 140 करोड़ से 150 करोड़ तक की हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी जनसंख्या में किसी अपराध को संपूर्ण खत्म कर देना जड़ से वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन थोड़ा संभव कम होता है। रीजनल पार्टीज बहुत है, किसी का नाम नहीं देंगे इस जगह। तो रीजनल पार्टी से गुंडे थे वहां पर पहुंच के और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स के बीच में अपने आप को पहुंच के और माहौल खराब करने का कार्य इन्होंने किया। नमस्कार। आज हमारे बीच में पूर्व मेयर सरला सिंह जी के पुत्र जीत प्रताप सिंह भारत सरकार संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। आज जानेंगे कि जो दिल्ली में छात्र आंदोलन, विपक्ष की भूमिका और कानपुर नगर के विकास को लेकर आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाजपा 2027 के चुनाव को किस तरह से ले रही है। जीत प्रताप जी, आपका पारदर्शी विकास समाचार बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार। चलिए, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके समक्ष बैठने का मौका मिला। जी, जैसा कि अभी ये जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में, छात्र आंदोलन के नाम पर अराजकता भी हुई है, बहुत सारे लोगों का कहना भी है और जैसा कि वहाँ पाया गया है कि मासूम छात्रों के साथ उनको बरगला के उनको लाया गया उस स्थान पर और उनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। देखिए, मैं आपको आपके सवाल का मैं जवाब दूं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है अपनी आवाज उठाने का, अपनी मांगे रखने का संपूर्ण अधिकार है। पर जो ये अभी जो घटनाक्रम इतना समय जो घटा है अभी, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो इमेज है, जो ग्लोबल एक इमेज मजबूत हुई, जो स्ट्रांग हुई है, हर जगह मान के चलिए समूचे विश्व के अंदर आज जो है हमारे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। तो उस इमेज को खराब करने के लिए आज जैसे विपक्ष है, तो विपक्ष सरकार को जो है कहीं पर भी विकास के मुद्दे पे नहीं घिरने कार्य कर पा रहा है। आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, सशक्तिकरण के मुद्दे पे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे इस पे नहीं कर पा रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं से एक कुछ बयान आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का युवाओं के लिए कि जो यूथ है दैट इज लाइक वो कॉकरोच की तरह है। तो लोगों ने उसका जो है कुछ लड़के बाहर जो विदेश में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ से जाके विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका जो है एक दूसरा मीनिंग निकाल लिया और एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि इस तरीके से जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। और कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसके उसके बाद जो नीट के पेपर वाला हुआ। अब देखिए ये हिंदुस्तान 140 करोड़ से 150 करोड़ तक की हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी जनसंख्या में किसी अपराध को संपूर्ण खत्म कर देना जड़ से वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन थोड़ा संभव कम होता है। तो ये जो पेपर माफिया है, जो पेपर लीक आउट होते हैं, तो इसके पूर्व जब ये 40 साल तक इन लोगों का राज रहा है, जो विपक्ष में अभी कांग्रेस सरकार रही, मनमोहन सिंह जी जब रहे, तो उस समय भी करीब करीब आप कैलकुलेट करिएगा 18 से 20 बार जो है पेपर लीक आउट के मामले हुए हैं। उस समय कहाँ इनका गया था? उस समय तो ये लोग जो है कहीं को इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज के ऊपर। आज भी जब ये मामला ऐसा आया तो इनकी मांगे पूरी करने का कार्य जो है सरकार ने उनकी बातें सुनी। सरकार ने कहा ठीक है, आप विपक्ष के नेता हो, हमारे यहाँ के जो 2 लड़कों की जोड़ी थी उत्तर प्रदेश की, प्रदेश में कुछ खास कर नहीं पाए, वो गए थे वहां देश की राजनीति कर ले अपनी पार्टी का और अपनी पार्टी के लिए ब्रांडिंग करने वहां पर गए थे। तो उसमें से एक तो हमारे टोटी चोर कहे जाते थे और एक जनाब जो है सड़क पर लेट कर रील बनवा रहे थे। मुझे देखा जाए तो जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसको लोग कहते हैं, उसके जो वहां पर वॉलंटियर्स थे वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वहां के वॉलंटियर्स बेचारे पीछे हट गए थे। वो जो एक उनकी जो मांगे थी कि जो नीट का जो पेपर है जो लीक आउट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इसकी जो है वो चर्चा करी जाए, जो देश के दोनों सर्वोच्च सदन है और जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांग रहे थे, जो भी चीजें उनकी मांगे थी, इस चीज को लेकर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री गृह सचिव के साथ जितेंद्र सिंह जी बात करने गए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से कि आपकी जो मांगे थी वो सरकार तैयार है, आप आइए, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह चर्चा होगी दोनों सदन में और आपकी मांग के लिए सरकार तैयार हो गई है, आप आइए। फिर वो क्या बोले राहुल गांधी जी बोले, नहीं जी मेरी तो मांग बदल गई है, हमें ये नहीं, हमको ये भी चाहिए।
अब कोई इस्तीफा भी चाहिए। तो जितेंद्र जी ने कहा उनसे कि राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और इतने सीनियर नेता को इतनी इमेच्योर बातें शोभा नहीं देती हैं। तो बोले नहीं जी, मेरा मेरा अधिकार है, मैं व्यक्ति हूँ और ये है, और लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। वो पलट गए। तो वही होता है ना, जो पप्पू वाली बात हुई, फिर से उन्होंने वहां पर जो है अपनी वो इमेज जो है प्रूव कर दी कि उनको ऐसा क्यों कहा जाता है। फिर साथ में तो दो लड़कों जोड़ी में एक लोग और भी थे, तो उन्होंने उसको पूरा जो ना हाईजैक करने का कार्य किया। पर सरकार ने देखिए, उसके बाद जैसे ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, जो भी है इनकी मांगे देश हित में मानी गई, पेपर दोबारा कराए जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, ठीक है, क्योंकि हम कहीं से नहीं चाह रहे थे कि देश की इमेज जो है वो प्राथमिकता होती है। देश की इमेज को खराब करने का कार्य हो रहा था, लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे थे। राजनीतिकरण को हर चीज में करना होता है। जब महिला सशक्तिकरण के 33% आरक्षण के लिए बिल लाया गया था, ये लोग वॉकआउट कर गए थे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था उस समय। तो ये कहीं से देश के हित के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। उसका गठन भी हुआ। और जो इस तरीके के मामले होते हैं, जिसमें इस तरीके का अपराध होता है, पेपर लीक आउट का, और जो पेपर लीक आउट के जो माफिया पाए जाते हैं, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत जो है वहां से सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद अभी फिर से बयान आया, ट्वीट आया और बयान आया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जो इस तरीके के अपराध करने वाले जो पेपर माफिया है, उनको सरकार जो है उचित दंड देने का कार्य करेगी। जो सजा का प्राविधान पहले 2 से 3 महीने होता है, उसको बढ़ा के जो है 10 साल का किया जाएगा। उसके बाद खाली इतना ही नहीं है, दंड के अंतर्गत उनके ऊपर जो जुर्माना पहले था, वो बढ़ा के 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक कर दिया गया है। तो इस तरीके की हरकत अगर करोगे, अब ये नया हिंदुस्तान है, सरकार माफ नहीं करेगी, जहां से आए वहीं पहुंचाने का कार्य सरकार करती है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा काकरोच जनता पार्टी अगर गलत है, अगर अभिजीत टिपके गलत है, संदीप टिपके गलत है, तो उनके साथ वार्ता की गई, और वार्ता के साथ इनके साथ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, हम बताएं आपको, अगर ये गलत है तो वार्ता करी गई, और गलत क्या, कुछ तरीका उनका गलत था। और जैसा कि कथित तौर पे कुछ जो रीजनल पार्टी से गुंडे थे, रीजनल पार्टीज बहुत है, किसी का नाम नहीं लेंगे एक जगह, तो रीजनल पार्टी से गुंडे थे, वहां पर पहुंच के और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स के बीच में अपने आप को पहुंच के और माहौल खराब करने का कार्य इन्होंने किया। और जो बातें हो रही थी कि स्टूडेंट्स को मारा गया, अरे स्टूडेंट्स ने तो वहां पर जो है, जो हमारे देश के सीआरपीएफ के जवान है, जिनका पूरा जीवन जो है अपना घर परिवार छोड़ के देश की रक्षा में लगाते हैं, स्टूडेंट से उनको दौड़ाने का, उनके कपड़े फाड़ने तक का कार्य किया गया। तो इसके लिए मैंने कहा, देश की इमेज खराब हो रही थी, इसलिए उनकी मांगों को मानते हुए, और कहीं ना कहीं ठीक था, नीट का पेपर अगर हुआ है दोबारा करेंगे। उसमें कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनका पक्ष आया कि ये मेरा पेपर तो खराब हो गया था, अच्छा है, ठीक है, और दोबारा चांस पर आपकी बार मैं क्वालिफाई कर दूंगा 100%। अच्छा, अभी वॉलंटियर जो सौरभ दास जी अभी इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि भाई अब जब आपने तीनों शर्तें हमारी मान ली थी कि हम मुकदमे से वापस ले लेंगे, उसके बावजूद भी इस प्रकार से हैरेस करने वाला काम किया जा रहा है, लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, उसमें कई ऐसे आपराधिक किस्म के तत्व है जो कि अभी इस पे जो है, इसमें भी निकल के आएंगे। जो ये इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, इससे देश की इमेज खराब होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको सबक सिखाना तो जरूरी है कि अगर देश की अगर इमेज से खिलवाड़ करोगे तो ठीक नहीं होगा। और ये जो रीजनल पार्टी से गुंडे हैं, अभी निकल के आएंगे। जो ये हमारे यहाँ की जो रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी, और जो देश की बड़ी पार्टी बनती है गांधी परिवार की, राहुल गांधी जी की, तो ये सब अभी इनके गुंडे निकल कर आएंगे कि देखो ये बेचारे स्टूडेंट जो है और तरीके से वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इनको जो है हिंसा में कन्वर्ट करने का कार्य जो है कुछ रीजनल पार्टी गुंडों ने किया है। तो क्या ये 2027 के चुनाव को लेकर कोई 2027 के लिए तो आप बिल्कुल परेशान मत हुई। 2027 के चुनाव का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, जिनका डंका जो है पूरे विश्व में बजता है, सारे देश में बज रहा है। आप जाके देखोगे, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहां पर एक बुलडोजर का नाम लिया जाता है। अब जो है ये कलयुग आ गया, यहाँ पर जो जैसा है उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देने का कार्य हमारे सबसे ईमानदार, सबसे स्वच्छ छवि वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, जिस तरीके से अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग रहा है, दूसरे प्रदेशों की जेलों में ट्रांसफर करा ले रहे हैं,
कि भाई यहाँ पर रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो उन्होंने बहुत मासूमों को मिट्टी मिलाया है, बहुत मासूमों की अपराधियों ने जमीनें कब्जा करी है, बहुत मासूमों के ऊपर अत्याचार किया गया है। उनको जो है ठीक करने का कार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज हमारा प्रदेश देखिए ना, इस तरीके की 140 करोड़ में 40 करोड़ तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो इस 40 करोड़ के प्रदेश को चलाना, और जहां पर आपके पास इतनी रीत में छोटी छोटी पार्टियां हो, कई लोग उसको जातिगत भी बांट देते हैं और हर तरीके के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, तो उसको लेकर चलना। 2017 में कमल खिला, 2022 में खिला, और 2027 में मुझे लग रहा है हम लोग 350 पार देकर आएंगे। यहाँ की जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ जी कार्यशैली पे भरोसा रखते हुए, महिलाएं भरोसा रखते हुए, युवाएं जो युवा है वो भरोसा रखते हुए कमल खिलाने कार्य करेगी। इसमें कहीं किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे ये अखिलेश जी का कहना है कि हालांकि अभी आपके प्रश्न का एक आया कि हमने 400 बोला तो 240 आए, है ना। अब जैसे अखिलेश जी का कहना है कि ये हमारी पीडीए, क्योंकि पीडीए के खिलाफ काम कर रही है, ये सरकार पीडीए के खिलाफ है। अब उनका जैसे पिछड़े और दलित का जो कॉम्बिनेशन उनका था, अब उनका कहना है ये कि पिछड़े, पीड़ित और पंडित, इन तीनों के साथ अन्याय हो रहा है और ये तीनों हमारे साथ हैं। ना, ये जो पीडीए चला रहे हैं, इस पीडीए के लोगों ने बड़े बड़े फुल फॉर्म लगा रखे हैं। कोई कहता है पूरी तरह से गुंडे हैं, कोई कहता है पूरी तरह से डिम्पल अखिलेश किसी लायक नहीं है। बहुत सारी चीज आज मैं पढ़ रहा था पेपर में, किसी ने कुछ बयान दिया हमारे यहाँ कुछ पीडीए का करते हुए, डिफाइन करते हुए। लेकिन ये जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अगर हम मुद्दे की बात करें तो इनको उचित स्थान देने का कार्य जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार ने किया है। इसके पहले कहा गए थे लोग खाली धर्म के नाम पे या समाज के नाम पे राजनीति करते हैं, जनता के हित में राजनीति नहीं करते। ना इनको युवाओं के कुछ रोजगार से मतलब है, ना इनको महिला सशक्तिकरण से मतलब है, ना इनको प्रदेश के किसी मॉडल से मतलब है। आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हमारे यहाँ देखो ना, आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तो एक एक्सप्रेसवे बना था आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहले डिजाइन हुआ था अखिलेश यादव जी के समय। तो उस समय क्या था कि इसका जो बजट था वो शायद 21 या 22,000 करोड़ का था। अब आप सोचिए चीज का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 22,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का दोबारा फिर से रिडिजाइन कराया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और उसको डिजाइन कराने के उपरांत फिर वही प्रोजेक्ट जाके हुआ हमारा 11,000 से 12,000 करोड़ का। तो प्रदेश की जनता का पैसा बचा कि नहीं बचा? ये लोग क्या करते थे, एक ही एक्सप्रेसवे को घुमा घुमा के कि यहाँ भी अधिग्रहण करेंगे, यहाँ भी अधिग्रहण करेंगे, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से भी आएगा, लंबा प्रोजेक्ट होगा और पैसा आएगा। तो वो खाली परिवार की राजनीति करते थे, अपने व्यक्तिगत राजनीति करते थे। हमारे प्रदेश के मुखिया ने प्रदेश की जनता के लिए काम किया हमेशा। अच्छा, विपक्ष में अगर बात करें तो कांग्रेस और अखिलेश यादव सपा दोनों की बात करते हैं। दोनों कह रहे हैं कि प्रदेश में तो बेरोजगारी का आलम बड़ा क्या बात बढ़ती जा रही है। ये लोग मेरे ख्याल से खुद बेरोजगार हो गए हैं। ये लोगों ने हमेशा जनता के पैसों से खेलने का कार्य किया है। तो अपने आप को, एक के पास तो रोजगार है लेते सालों से, वो तो परिपक्व नहीं है राजनीति में, जिनको लोग पप्पू कहते हैं। और जो दूसरे वाले जो है, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता। जितने मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था एक्सप्रेसवे का, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो अभी नया गंगा एक्सप्रेसवे हो, और चाहे गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे, सबके समकक्ष जो है इकोनॉमिकल डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट को डेवलप करने के लिए। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इसके अगल बगल लगाई जा रही है, सबको प्रॉपर जो है उसमें रोजगार मिलेगा। और हमारे यहाँ जो सरकार है बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आई है इस तरीके से, जो कि जनता के हित के लिए है। अच्छा, कानपुर की अगर बात करें, चूंकि बेसिकली तो आप कानपुर से ही हैं, कानपुर पे ये सब कार्य भी हुए हैं, तो कानपुर के विकास को लेकर अगर बात करें तो कानपुर में इस समय बड़ी अव्यवस्था है। नहीं, अव्यवस्था भाई साहब देखिए, कानपुर जो है ना, एक मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कहलाता था ना। ये एक लेबर सिटी होती थी। हमारे यहाँ का जो व्यक्ति होता है ना कानपुर का, एक चीज बड़ी फेमस है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। हम लोग जो है ना, मतलब हम कभी हार मारने वालों में से नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, विदेश भी चले जाओगे, लंदन चले जाओगे, कानपुर का व्यक्ति आपको काम करते हुए मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है जितनी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है, जितनी मुसलमानों की जनसंख्या है, जितनी हमारे यहाँ पर संख्या है, तो हर व्यक्ति को हर तरीके से रोजगार मिलना, लोग लगे हैं, बाहर भी जा रहे हैं काम करने, सब करने जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई तो अभी 2024 का चुनाव हुआ था, तो हमारे यहाँ सांसद बने आदरणीय श्री रमेश अवस्थी जी।
तो रमेश जी जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए कानपुर से, तो उन्होंने कानपुर के विकास के लिए बिल्कुल मान के चलिए कि एकदम उसको इतनी योजनाएं ले आए हैं कि कानपुर में किसी तरीके से कहीं से कोई विकास कहीं से रुकेगा नहीं। अभी जो हमारा जो ये मेन सबसे बड़ी समस्या होती थी, ये जो मंदना वाली क्रॉसिंग हुआ करती थी, तो जरीब चौकी से इसके लिए भी इसका उद्घाटन कार्यक्रम भी हुआ था। और एक रिंग रोड उसका भी प्लान है, रिंग रोड चली बनी रही है अभी। और एलिवेटेड रोड जो है वो फ्लाईओवर ये गोल चौराहे से लेके वो रामा देवी तक जाएगी। तो कानपुर का जो मुझे लग रहा है अभी आने वाले समय में जो इसकी डिजाइन होगी और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पूरा प्रदेश देखेगा। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का जो है ना, कानपुर एक हब माना जाता है। लखनऊ ठीक है राजधानी है, लेकिन आप देखोगे ना मेन जो ऑफिस है आपका, चाहे यूपीसीडा का यूपीएसआईडीसी हो, चाहे वो एनएसआई हो, और आपका जितने भी मेन है तो वो आपका कानपुर आता है। तो इसलिए जो कानपुर का विकास है वो आने वाले समय में हमारे आदरणीय सांसद जी और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उन सबके वर्किंग से और उनके उससे बहुत अच्छा होगा। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि अभी चर्चा में है जी कि शायद अकबरपुर से आप भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। नहीं, मैं मैदान में नहीं आ रहा, मुझे अकबरपुर से चुनाव लड़ना है लोकसभा का जी 2029 में। मैं बराबर जो हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 2014 से निरंतर मैं टिकट मांग रहा हूँ, 44 लोकसभा अकबरपुर से, और 19 में मांगी टिकट, 24 से मांगी। 19 में आदरणीय सांसद भोले सिंह जी जो मेरे मामा लगते हैं, वो मेरे घर पे आए, निवास पे आए, मेरी माता जी की फोटो के सामने मुझसे वादा किया, बेटा मेरा आखिरी चुनाव मेरे साथ लग जाओ, अगली बार आपको लड़ाएंगे। ठीक है भाई, हम तो पार्टी कार्यकर्ता। मैंने कहा आप नहीं भी आते तब भी हम तो अपने पार्टी धर्म का पालन करते, चुनाव लड़ाते आपको। और फिर मैंने उनको चुनाव लड़ाया। फिर 2024 आया और मैं लगातार टिकट मांग ही रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई आपस में कि कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, कहीं कुछ ऐसी बातें हुई जो उनको शायद नहीं अच्छी लगी होंगी कि मैं तो टिकट मांग रहा था, तो मेरा तो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना वो अति आवश्यक था। और मैं तो बराबर जो है निरंतर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो 2014 से जो केंद्र सरकार की योजनाएं आई है जनता के हित में, और जो प्रदेश की योजना है 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिसको लागू करने का कार्य कर रहे हैं, कहीं अगर कोई हमारा कार्यकर्ता तो है ही है प्राथमिकता, कोई भी अगर हमारे क्षेत्र का व्यक्ति अगर कहीं अगर उससे अगर नहीं मिल पा रहा है उसको योजना का लाभ, उस तक योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य मैं निरंतर करता रहता हूँ। सरकार की योजनाओं का पहुंचाना, उनकी समस्याओं को सुनना मैं करता रहा। तो 2024 में टिकट मांगी, 24 में चलिए संगठन ने उनको दिया कि आप चुनाव वो लड़ेंगे। उसके बाद फिर वो आए, फिर वही सेम चीज हुई हमारे यहाँ, फोटो भी चली मम्मी की फोटो के सामने, बेटा मेरा ये लास्ट चुनाव, तो समय भी हो गया था। फिर करते करते महाराज जी की सभा हुई, हम लोग लगे उसमें, तो कई जगह विरोध था, कई जगह कार्यकर्ता जो है थोड़ा सा होता ही है, इतना बड़ा क्षेत्र है, हर जगह व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। तो मैंने जाके पहुंच के जो है फिर उनके लिए प्रचार करते हुए उनको सदन तक पहुंचाने का कार्य किया, चुनाव जीते वो। अब 2029 आ रहा है, मैं फिर से उसी ट्रैक पे वर्किंग कर रहा हूँ। मुझे उनसे तो चुनाव लड़ना है, मुझे उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, जनता का भी मिलेगा। अगर 2029 के चुनाव में आप चुने जाते हैं, जी जी, जनता आपको चुनती है, तो आपका अकबरपुर के विकास को लेकर के क्या हो? अकबरपुर लोकसभा का सबसे पहले चलिए विकास तो होगा ही होगा, उसका नाम अकबर कहीं सूट नहीं करता था। मैं महाराज जी से मिला, मैंने उनको बोला, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी, मैंने कहा यहाँ पर अकबर का रोल ही नहीं कोई, कहाँ अकबर आ रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो है हनुमान जी के बहुत मंदिर हैं, आप शुरू करिएगा अगर अकबरपुर लोकसभा का, तो आप उधर घाटमपुर से जब आएंगे तो इधर पतारा के पहले आपको कुष्पांडा जी का मंदिर मिल जाता है, कुर्नी में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, महाराजपुर में हनुमान जी का मंदिर वहां पर है, रंजीतपुर में हनुमान जी का मंदिर है, रूरा में एक हनुमान जी का मंदिर है, और आपका इधर बालाजी आठ पड़ता है भावपुर के आगे। तो मैंने निवेदन किया, मैंने कहा कि इसका नाम जो है हनुमंतपुर कर दिया जाए। कानपुर के जैसे कानपुर है हमारा एक जिला, और ऐसे जिले अलग अलग होते हैं, जैसे कानपुर नगर जिला, कानपुर देहात लोकसभा का अलग वर्किंग होती है, वो चुनाव आयोग तय करता है। मैंने एक मांग उसकी वो रखी थी। और बाकी कई जगह वहां पर अभी पेडेस्ट्रियन जो बेचारे पैदल यात्री पार करने वाले, कई जगह जो है ना लोकसभा जो है हमारी, ये हाईवे के अगल बगल बहुत हो जाती है। जैसे मंदना के इधर आपकी लग जाती है, दोनों तरफ हमारी अकबरपुर लोकसभा है, और जो ये वाला हाईवे आ रहा है आपका